आप सभी का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। पिछले के वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ बीआरएस यानी कि बीआरएस किसे कहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीआरएस बनाने के मुख्य क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप सभी से मेरा यह अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए मेरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम पढ़ते हैं कि आज के टॉपिक के अनुसार मेन रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस यानी कि बीआरएस बनाने के मुख्य क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कोई भी बिजनेस या कंपनी क्या करती है कि किसी पार्टी को पेमेंट करने के लिए चेक इशू करती है, और चेक इशू करने के साथ साथ वो अपने कैश बुक में जो है एंट्री कर देते हैं कि हमने इस पार्टी को इतना पेमेंट दिया है। लेकिन जिस समय हम लोग बीआरएस बना रहे होते हैं उस समय तक अगर पार्टी जो है पेमेंट के लिए उस चेक को हमारे बैंक में या अपने बैंक में पेमेंट के लिए जमा नहीं करती है, तब तक क्या होता है कि हमारे अकाउंट से वो पैसा कटता नहीं है। लेकिन बीआरएस बनाने के समय तक क्या होता है कि हमारे कैशबुक में तो वो एंट्री रहता है कि पार्टी ने पेमेंट तो ले लिया और हमने अपने कैशबुक में उसको माइनस कर दिया होता है, लेकिन पार्टी जो है पे चेक जो है बैंक में जमा नहीं करने के कारण वो पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा रहता है, जिसके कारण बैंक का बैलेंस बढ़ा होता है। तो इस कारण बीआरएस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। मान लीजिए कि हमें कहीं से चेक पेमेंट मिला हुआ है और हम क्या करते हैं कि बैंक में उस चेक को जमा कर देते हैं, लेकिन जिस डेट में हम लोगों को बीआरएस बनाना होता है उस डेट तक क्या होता है कि वो पैसा जो है कलेक्शन होकर हमारे अकाउंट में जमा नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग चेक बैंक में जमा करते हैं तब तो हम लोग कैश बुक में एंट्री कर देते हैं कि हमने बैंक में इतने रुपए का चेक जमा किया, लेकिन बीआरएस बनाने के समय तक वो चेक जो है कलेक्ट होकर हमारे अकाउंट में पैसा जमा नहीं होने के कारण वो पैसा उसमें कम रहता है और हमारे कैश बुक में जो है वो ज़्यादा रहता है। तो बीआरएस बनाने के दौरान हमें पता चलता है कि हमारा बैंक बैलेंस कम है बट हमारा कैश बैलेंस ज़्यादा है बैंक में जो है, तो अब हमको उसको माइनस करना पड़ता है। अगला पॉइंट बता रहा है इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। हम जो पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं उसके ऊपर जो बैंक है कुछ समयों के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट जमा करता है, लेकिन बैंक उस पैसे को कब जमा करता है हमारे बैंक अकाउंट में वो हमें पता नहीं चलता है, जो कि हम अपने कैश बुक में उसको एंट्री नहीं करते हैं। जब हम लोग पासबुक या स्टेटमेंट निकालते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे बैंक डिपॉजिट के ऊपर में कुछ इंटरेस्ट जो है बैंक ने जमा किया है। तो बीआरएस बनाने के समय हम लोग उस इंटरेस्ट को फिर अपने कैश बुक में जोड़ते हैं, क्योंकि वो तो हमें पता नहीं रहता है और वो कैश बुक में हम एंट्री नहीं किए रहते हैं। तो पासबुक या स्टेटमेंट देखने पर हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट जो है बैंक ने दिया है, तब जाकर हमें उस इंटरेस्ट को अपने कैश बुक में एंट्री करने की ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट है बैंक चार्जेज एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑब्लिक डेबिटेड बाय द बैंक। जिस प्रकार बैंक इंटरेस्ट देती है उसी तरह किसी काम के कारण जो कि हम बैंक को बोले रहते हैं या बैंक हमारे बिहाफ में करती है, तो उसके कारण जो बैंक है या बैंक कुछ सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है, जिसके कारण बैंक जो है हमारे अकाउंट से कुछ चार्जेस काट देती है, डेबिट कर देती है, जो कि हमें पता नहीं चलता है। हमें तभी पता चलता है जब हम बैंक स्टेटमेंट या पासबुक निकालते हैं, तो वो जो एंट्री है हमारे बैंक अकाउंट में तो कम रहती है पैसा माइनस हो जाने के कारण, लेकिन हम कैश बुक में उसको एंट्री नहीं करते हैं, उसको वहाँ से माइनस नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारे कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ा रहता है। तो बीआरएस में हमें उस पैसे को यानी कि बैंक चार्जेस को हमें माइनस करना होता है। इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखा हुआ है कि इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड आता है वो डायरेक्टली आप कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिएगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट या डिविडेंड जो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है ये बैंक कब कलेक्शन करके जमा करती है ये हमें पता नहीं रहता है या हमें याद नहीं रहता है। जब हम लोग पासबुक अपडेट करते हैं या स्टेटमेंट को लेकर आते हैं और उसके साथ जब हम अपने कैशबुक को मिलाते हैं तब पता चलता है कि बैंक ने जो है हमारे बिहाफ में हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर में जो है इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन वही चीज़ हम अपनी कैशबुक में नहीं एंट्री करते हैं, जिसके कारण बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ होता है, हमारे कैशबुक में बैंक का बैलेंस घटा रहता है। तब हमें उस इंटरेस्ट या उसके बैलेंस को हमें बढ़ाना पड़ता है कैश बुक में। अगला पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड एंड बिल्स पेएबल पेड बाय द बैंक। क्या होता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, कुछ बिल्स रिसीवेबल होता है जो कि बैंक जो है हमारे बिहाफ में जो है कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा कर देती है।
तो इससे क्या होता है कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा रहता है, लेकिन हमारे कैश बुक का बैलेंस जो है बैंक का वो घटा रहता है, तब हमें उसे ऐड करना होता है। या फिर बैंक जो है हमारा बिल्स पेमेंट करना होता है जो कि हमारे बैंक में आता है, और बैंक जो है हमारे बिहाफ में बिल्स जो बनाया हुआ होता है पेमेंट करने वाला, वो जब अगर पेड कर देती है तो हमारा बैंक का बैलेंस जो है घट जाता है, लेकिन हमें पता नहीं रहने के कारण हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा होता है। उस दौरान बिल्स पेएबल का जो पेमेंट होता है वो हमें अपने कैश बुक में माइनस करना पड़ता है, और बिल्स रिसीवेबल का जो पेमेंट आता है उसे हमें ऐड करना पड़ता है। डिसऑनर ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड, मान लीजिए कि हमें किसी पार्टी का बिल्स मिला है, रिसीवेबल है, हमको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, बैंक को उस बिल को जाकर डिस्काउंट कर लेते हैं, यानी कि डिस्काउंटेड रेट पे बैंक को हम पेमेंट भेज देते हैं, बैंक से हम पैसा ले लेते हैं, और जब ड्यू डेट होता है बिल जो है बैंक बिल को पेमेंट के लिए भेजती है, और उस दौरान अगर जो पेमेंट करने वाला पार्टी है वो अगर उस बिल को पे नहीं करता है तो वो बिल डिसऑनर हो जाता है, और डिसऑनर होने के कारण क्या होता है कि बैंक फिर वापस आकर हमारे अकाउंट से उतना पैसा काट लेती है, साथ में चार्जेस भी काट लेती है डिसऑनर होने के कारण। लेकिन हमें तो पता नहीं रहता है कि हमारे अकाउंट से वो बिल डिस्काउंटेड हुआ था और वो डिसऑनर हो गया है, जिसके कारण बैंक जो है हमारे अकाउंट से पैसा माइनस कर दी है। उस केस में भी हमें अपने कैश बुक से उतना पैसा जो है माइनस करना पड़ता है। अगला पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर जो है हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट डिपॉजिट कर देते हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन हमें बहुत बाद में मिलता है या फिर हमें नहीं मिलता है। जब हम बैंक का स्टेटमेंट निकालते हैं और BRS बनाते हैं, उस डेट तक हमारे क्या होता है कि केस बुक में जो कस्टमर के द्वारा डायरेक्टली बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है वो हमें पता नहीं रहता है, और उसका एंट्री भी हम नहीं किए होते हैं, जो कि हमें पासबुक या स्टेटमेंट से पता चलता है कि किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट किया है। उस दौरान क्या होता है कि हमारा बैंक का बैलेंस उतने रुपए से बढ़ा हुआ होता है, और कैश बुक में एंट्री ना होने के कारण उतना बैलेंस कम रहता है, तो उस केस में हमें उस पैसे को अपने कैश बुक में जो है एंट्री करना पड़ता है। अगला पॉइंट है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। हम जो अकाउंट होल्डर होते हैं, हमारे बैंक में अकाउंट होता है, तो हमारे बिहाफ में बैंक जो है हमारा कुछ पेमेंट कर देती है। जैसे मान लीजिए LIC का प्रीमियम पेमेंट करना है, या किसी लोन का EMI इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, या फिर कोई भी जो कि हम बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं कि बैंक को हम बता देते हैं कि हमारा ये पेमेंट है, आप इस समय पर उस पेमेंट को कर दीजिएगा। और उस समय क्या होता है कि हम हमारे बिहाफ में जब बैंक पेमेंट कर देती है और हमें याद नहीं रहता है, हम अपने कैश बुक में एंट्री नहीं करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारा बैंक का बैलेंस जो है वो घटा हुआ रहता है, लेकिन हम अपने कैश बुक में तो उसके एंट्री नहीं करते हैं, जिस कारण हमारा बैंक का बैलेंस जो है कैश बुक में बढ़ा होता है, लेकिन एक्चुअली हमारे बैंक के बैलेंस में बैंक अकाउंट में जो है वो उतना पैसा घटा हुआ रहता है। तो उस समय हमें अपने कैश बुक से उस पैसे को माइनस करना पड़ता है। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मान लीजिए कि गलती से क्या होता है कि हम किसी पार्टी को पेमेंट किए, चेक के द्वारा पेमेंट किए, लेकिन उस पेमेंट को जो है हम अपने कैश बुक में एंट्री नहीं किए, रिकॉर्ड ही नहीं किए, गलती से छूट गया वो पेमेंट, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम जितना भी रुपये का चेक इशू करते हैं और पार्टी जो है समय से जाकर वो अपना पेमेंट भी ले ली है और हमने कैश बुक में एंट्री नहीं किया गलती से, तो वो पेमेंट तो वहाँ से माइनस होकर रखा हुआ होता है, लेकिन हमारे कैश बुक में तो वो पड़ा हुआ है, हमने तो उसको माइनस नहीं किया है। तो उस समय क्या होता है कि हमें उस पेमेंट को अपने कैश बुक से माइनस करना पड़ता है। अगला पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड टू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जिस प्रकार हम पेमेंट को गलती से भूल गए, उसी प्रकार मान लीजिए कि हमें किसी पार्टी का पेमेंट मिला है और हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, और लेकिन गलती से हमने अपने कैश बुक में उसका रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ा रहता है, लेकिन हमारे कैश बुक में वो बैलेंस हम एंट्री नहीं करने के कारण गलती से वो बैलेंस घटा रहता है। तो उस केस में हमें उतने रुपए को अपने कैश बुक में एंट्री करना पड़ता है। अगला पॉइंट बता रहा है कि एरर इन टोटलिंग। मान लीजिए कि गलती से, हम तो इंसान ही हैं, गलती तो हो ही सकती है, टोटल करने में हमें कहीं से गलती हो गई, बैंक के जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें हमें टोटल करने में कहीं पे कुछ गलती हो गई। मान लीजिए कि 1954 लिखना है तो 1594 लिख दिया, तो गलती से डिजिट इधर उधर हो गए और इसके कारण टोटल में गलती हो गई। तो उस कारण भी BRS बनाने के दौरान हमें पता चलता है कि कहाँ पर हमारा क्या एरर है। अगर किसी प्रकार का एरर है तो BRS बनाने के दौरान
हमें वो गलतियाँ पता चल जाती है और हम उसे ठीक कर पाते हैं। अगला पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट और चार्जेस मोर देन वंस। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे बैंक अकाउंट में, या फिर मान लीजिए स्टेटमेंट निकाल कर लाएँ बीआरएस बनाने से पहले और हमें पता चला कि हाँ ये बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, या फिर हमारे बिहाफ में कुछ चार्जेस काटा है, या बैंक ने कुछ सर्विसेज दिया है उसके लिए चार्जेस काटा है और हमने उसे रिकॉर्ड भी कर दिया। फिर गलती से क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद में हमने फिर सेम इंटरेस्ट या फिर सेम बैंक चार्जेस जो है फिर से डबल एंट्री कर दिया, यानी कि एक ही बार जो इंटरेस्ट डिपॉजिट हुआ है या फिर एक ही बार जो चार्जेस डिडक्ट हुआ है उसको हम क्या करते हैं कि केस बुक में एक बार से ज़्यादा लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि या तो बैंक में 2 बार ज़्यादा पैसे बढ़ जाते हैं या फिर पैसे 2 बार घट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बैंक का बैलेंस जो है हमारे कैश बुक में और बैंक के पासबुक में जो बैलेंस है उसमें मेल नहीं हो पाता है। तो इस गलतियों को हम लोग बीआरएस बनाने के दौरान ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो और भी बहुत सारे कारण हैं कि बीआरएस बनाने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे कारणों के कारण जो है बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक बैलेंस ऑफ पासबुक मैच नहीं हो पाते हैं, और नहीं मैच हो पाने के कारण और इन्हीं सब गलतियों को या फिर इन्हीं सब एरर्स को ढूंढ कर निकालने के लिए ही हमें बीआरएस बनाना पड़ता है। उम्मीद है मेरे आज के इस वीडियो से आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि किन किन कारणों से हमें बीआरएस बनाने की आवश्यकता पड़ती है। धन्यवाद।